अब देखिए ईरान का महत्व इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों हुआ जाता है, तो आपको बता दें। ईरान का एक ऐसा महत्व है जो पूरे पश्चिम एशिया को में कोलाहल पैदा कर रहा है इस समय। और कैसे भारत ईरान के बीच संयोग से संबंध एक दौर आया जब अच्छा भी हुआ, फिर प्रतिकूल भी हुआ, लेकिन वो रीजनल पॉलिटिक्स के कारण ऐसा हो रहा है। बस आपको अतीत याद दिला दें कि संयोग की बात है कि जो भारत ईरान के संबंध बहुत मित्रतापूर्ण कुछ ही समय रह पाए और बाकी समय नहीं रहे, कारण क्या है? नंबर एक, 1947 से 1978 तक ईरान अमेरिका का मित्र था। और आप जानते हैं कोल्ड वॉर में भारत सोवियत संघ के साथ था। तो इस दौरान भारत, ईरान और भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं हो पाए, क्योंकि संयोग की बात है इस समय ईरान और अमेरिका मित्र थे। अब जरा सोच के देखिए, अब ये भी पॉलिटिक्स है। लेकिन दूसरा, 79 से लेकर 79 के बाद 79 के बाद अमेरिका और ईरान में टकराव आ गया। और आप पूछेंगे ईरान और अमेरिका में 79 के बाद टकराव क्यों आया, तो कारण बहुत स्पष्ट है। अमेरिका सऊदी अरब का दोस्त, ईरान सऊदी अरब से झगड़ा। और अमेरिका इजराइल का दोस्त, ईरान इस्लामी एकता के नाम पर इजराइल का विरोधी। बड़ा स्पष्ट। और तीसरा, कहा जाता है 90 के पहले, अब ये बात तो नहीं, लेकिन 90 के पहले ईरान ने अमेरिका की तमाम तेल कंपनियों को भगा दिया। और आप याद रखिए, समाजवाद के नाम पे जहाँ जहाँ किया गया बहुत उसका फायदा हुआ नहीं। भारत ने कोका कोला को भगा दिया था, आज सारी कंपनियों को फिर से बुला रहे हैं। जिन देशों ने इसलिए आर्थिक रूप में कहीं कहीं बाजारवादी वाली नीति अपनाई, वो आज की डेट में ज़्यादा फायदे में है। जिन जिन लोगों ने समाजवाद अपनाया है, सब मारे मारे फिर रहे हैं। ये दुनिया के आंकड़े हैं, ये मेरा विचार नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आंकड़े हैं, देख लीजिए। अब वियतनाम समाजवाद चक्कर बर्बाद हो गया, अभी जब से उदारवाद अपनाया है आकर्षण केंद्र बन गया है पूरी दुनिया का। ये तो आंकड़े हैं। यूएई पूंजीवाद उदारवाद से आगे बढ़ रहा है। तो पहले ईरान ने क्या किया, समाजवाद के नाम पे अमेरिकी कंपनियों को भगा दिया पहला। लेकिन अब तो मुद्दा रहा नहीं, अब तो कह रहा, वो अब तो वही कह रहा है भाई हमारे निवेश करो निवेश करो। लेकिन मामला क्या है, अमेरिका किसके साथ है? सऊदी अरब के साथ है। ईरान का दुश्मन कौन है? सऊदी अरब, झगड़ा। अमेरिका किसके साथ है? इजराइल के साथ है। ईरान का दुश्मन कौन है? इजराइल। तो अमेरिका के दोनों दोस्त इजराइल के, ईरान के विरोधी हैं। और दूसरा, ईरान हमास को समर्थन दे रहा है, अमेरिका कहना है कि आतंकवाद पैदा कर रहा है। अब तो ये बात सऊदी अरेबिया यूएई भी कहने लगे हैं, तो बात ज़्यादा वजनदार बनती है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान आतंकवाद पैदा कर रहा है, और अमेरिका, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ये तीनों असद को हटाना चाहते हैं, ईरान असद को रखे रहना चाहता है। ये सारे कारण हैं। लेकिन 79 से जब इस्लामिक क्रांति ईरान में आई, तो आप पूछेंगे उसके बाद क्या हमारा संबंध ईरान के साथ अच्छा हो गया? उत्तर है नहीं। अब ईरान ने, देखिए, इस्लामी एकता की बात हमारे लिए क्यों चुभ जाती है। अब ईरान ने क्या करना शुरू किया, कश्मीर के बारे में बोलना शुरू किया। भारत ने कहा भाई कश्मीर के बारे में क्यों बोलते हो यार, ये हमारा आंतरिक मामला है। ईरान की आबादी 5 करोड़, वो कश्मीर के बारे में बोलेगा? अब ईरान ने कश्मीर के बारे में बोलना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की तरह। इसलिए 79 के बाद हमारे संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे। हाँ, ये भले बात है कि एक ज़माना था जब पर्शियन लैंग्वेज हमारे यहाँ यूज़ होती थी, ईरानियों का साथ वैसा सांस्कृतिक साथ था। लेकिन ये आंकड़े तो ऐसे बताते हैं, पॉलिटिकल घटना ऐसी बताती है कि ईरान तो बड़े उसने ड्रामे किए हैं। हाँ, वो तो 90 के बाद उसने भारत के साथ फिर से अच्छी रणनीति अपनानी शुरू की। 90 के बाद जब दुनिया में शीत युद्ध खत्म हो गया, उधर इराक हार गया और उधर अमेरिका ने कुवैत को छुड़ा लिया, तो 90 के बाद ईरान ने भारत के साथ संबंधों के लिए फिर से प्रयास करना शुरू किया। कारण क्या था? कारण ये था कि ईरान को भारत का बाजार अब चाहिए था। ईरान को चाहिए था, भारत का बाजार चाहिए था। इसे अचानक ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पर दृष्टिकोण बदल दिया। ईरान ने कहा भाई अब हमें समझ में आ गया है कि भारत तो, कश्मीर तो भारत का अभिन्न भाग है। हमने कहा चलो भाई देर में इसे समझे। तो ईरान ने अचानक यू टर्न लिया। और ईरान क्यों आया? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानी थे, तो तालिबानी सुन्नी थे, तालिबानियों का समर्थन सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान ने किया था। और इसलिए ईरान ने तालिबानियों का समर्थन नहीं किया, और भारत भी तालिबानियों के खिलाफ था। ईरान भी तालिबानी विरोधी, भारत भी तालिबानी विरोधी, यहाँ भी संबंध आ गया।
और ईरान ईरान के विरुद्ध अमेरिका पहले से ही था, इसलिए आखिर में ईरान किसके साथ संबंध बनाता? ईरान संबंध किसके साथ बनाता? इसलिए उसने सोचा भारत का बड़ा बाजार है, भारत के साथ थोड़ा सा आयात निर्यात करें। अच्छा, भारत बड़ा देश है, इसलिए आप याद रखिए भारत कई बार अमेरिका जैसे देशों के भी प्रतिबंध को नहीं मानता। संयोग की बात है कि भारत और ईरान के संबंध 90 के बाद बेहतर होना शुरू हुए। भारत बड़ा बाजार था, दोनों तालिबान विरोधी थे और ईरान पे अमेरिका का प्रतिबंध लगा हुआ था इस झगड़े के कारण। इसलिए ईरान को लगता था कि भारत ऐसा देश है जो प्रतिबंध को नहीं मानेगा। तो इसका मतलब भारत ईरान के बीच संबंध ऐसा नहीं था कि हम बहुत अच्छे रहे, हमेशा तनाव भरे रहे हैं। क्षेत्रीय पॉलिटिक्स है, वैश्विक पॉलिटिक्स है, कश्मीर का मुद्दा है, प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन भारत ईरान के संबंध तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हमारा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सरोकार नहीं होता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो एक इन्फॉर्मेशन भर है। जो हमारा मूल मुद्दा है वो ऐतिहासिक नहीं है। हमारा मूल मुद्दा ये है कि भारत ईरान संबंधों में कहाँ पेच फंसती है। पहला पेच है कि वैश्विक राजनीति, इसलिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। अब इसलिए ईरान को शायद द्विपक्षीय रूप में पढ़ रहे हैं, अन्यथा न पढ़ते। छोटा सा देश है यार, क्यों क्यों इसको पढ़े हम। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में सेंटर में आ जा रहा है। और संयोग की बात है कि अमेरिका ईरान के बीच शत्रुता है। शत्रुता ही मान लीजिए, अमेरिका ईरान के बीच में अब तक तनातनी मची हुई है। और संयोग की बात है भारत ईरान के बीच संबंध बड़े अच्छे हैं। अब ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है। अमेरिका ईरान के बीच संबंध शत्रुतापूर्ण, भारत ईरान के बीच संबंध अच्छे। तीसरा, भारत सऊदी अरब और भारत इजराइल संबंध अच्छे। अब संयोग की बात है भारत सऊदी अरब और भारत इजराइल दोनों के संबंध इस समय अपवर्ड पे जा रहे हैं। यहाँ तक कि और ख़ास तौर पे सऊदी अरब को दोस्त बना लेना दोस्तों, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजय है। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सऊदी अरब की यात्रा की और सऊदी अरब के शेख लगभग 50 साल बाद 2010 में भारत आए। अब देखिए सऊदी अरब भी भारत साथ क्यों जा रहा है, और जिन कारणों से यूं ही जा रहा है। भारत बड़ा बाजार है, तेल बेचना है, अरामको वाली बात हमने बताई दी थी कल। और सऊदी अरब के खिलाफ भी आतंकवाद है, यमन है। और दूसरा, मित्र का मित्र सऊदी अरब का मित्र अमेरिका, अमेरिका का मित्र। और सऊदी अरब को लगने लगा है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ यही तो देखिए डिप्लोमेसी है। सऊदी अरब को लगने लगा कि नहीं नहीं, पाकिस्तान तो आतंकवाद के रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि अगर अब भाई आतंकवाद के संबंधी तो फिर यमन से भी होंगे, सीरिया से भी होंगे, आतंकवादी तो हर जगह जुड़े हुए हैं। तो बस सऊदी अरबिया को लग गई कि नहीं, पाकिस्तान का जो प्रोपेगंडा है वो भारत विरोध से ज़्यादा नुकसान कर देगा पश्चिम एशिया को। और एक बात याद दिला दें, सऊदी अरब जैसे जो तेल और गैस बेचते हैं, और इस तरीके से ईरान, उस पर अभी ड्रोन का अटैक हो गया सऊदी अरेबिया के। और जिस तरीके से हॉर्मुज़ की खाड़ी में अटैक कई जहाज़ों पे हुए, इस तरीके से तो संबंध बड़े खतरनाक हैं। और सऊदी अरेबिया बिल्कुल नहीं चाहता ईरान परमाणु बम बना ले। ईरान परमाणु बम बना लेगा, पूरा क्षेत्रीय संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ईरान के ऊपर अभी भी आरोप है कि वो तमाम असंतुलन पैदा करता रहता है। इसलिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, या इसको इस तरीके से देख लिया जाए कि वैश्विक पॉलिटिक्स को हम अलग कर लें और क्षेत्रीय पॉलिटिक्स को अलग। ये वैश्विक राजनीति है। अब वैश्विक राजनीति का मसला ये है, जरा सोच के देखिए, 2003 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने रिपोर्ट दिया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का विचलन कर रहा है और ये कहीं ना कहीं परमाणु हथियार बनाना चाहता है। इसी के बाद अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध कड़े कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जैसे रिपोर्ट आई, और संयोग की बात है, अब जरा संयोग को देखिए, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच संबंध तनावपूर्ण बन रहे हैं, उसी तुलना में भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़ रहे हैं। कैसी दिलचस्प मामला आया। 2005 में क्यों भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता। अब सवाल ये है कि अब अमेरिका भारत का मित्र, अब अमेरिका भारत पे दबाव डालेगा। अब भारत क्या करेगा, उसका कई फैक्टर पे इसका जवाब होगा। भारत क्या करेगा। वैसे अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया,
तो अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाएगा, इसका महत्व क्या भारत पर पड़ेगा? तो फिर जरा दूसरी घटना देख लें। इसलिए अब फिर आप देखिए, एक देश के दो देश के साथ संबंध केवल दो देश के साथ संबंध नहीं होता। भारत ईरान आया और आपने लिख दिया कि ईरान के साथ ऐसा है, तेल गैस लेते हैं, व्यापार है, ये है, तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि आपने अरे वैश्विक राजनीति बताइए, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स बताइए, तभी तो मामला बनेगा। अब देखिए क्षेत्रीय पॉलिटिक्स क्या है, क्षेत्रीय राजनीति हम अलग कर ले, वैश्विक राजनीति अलग है, क्षेत्रीय राजनीति अलग है, फिर मैं भी मैप आपको बता देंगे। अब क्षेत्रीय पॉलिटिक्स ये है कि भारत इजराइल संबंध अच्छे, भारत इजराइल संबंध मित्रतापूर्ण, और इधर ईरान इजराइल संबंध शत्रुतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण। इधर भारत सऊदी अरेबिया के संबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं, भारत सऊदी अरेबिया संबंध आगे, और ईरान सऊदी अरेबिया संबंध प्रॉब्लमेटिक। इसलिए आप याद रखिए, भारत का ऐसा नहीं है कि केवल भारत अमेरिकी संबंध भारत ईरान संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं, भारत इजराइल संबंध, भारत सऊदी अरेबिया संबंध भी ईरान संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि संयोग की बात है कि पश्चिम एशिया में हमारे मित्रों में यही तो डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी है, मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी अलाइनमेंट। जो संयोग की बात है, जो हमारे मित्र हैं, सऊदी अरेबिया बन गया है, आप समझ सकते हो उसका कितना महत्व है। और सऊदी अरेबिया तो वो राज्य है जो कि 96 से 2001 तक तालिबानी अफगानिस्तान में थे, उस समय तक सऊदी अरेबिया तालिबान और पाकिस्तान का समर्थन करता था। इसलिए हम 2001 के बाद सऊदी अरेबिया को पटा पाए, और इस बात पे पाकिस्तान बड़ा नाराज है। भाई भारत एक बड़ा देश है, यही तो हमारी डिप्लोमेसी है। इसलिए कहा जाए कि वेस्ट एशिया में तो हमारी बड़ी डिप्लोमेटिक मामले हैं, लेकिन इन दोनों मामलों में हम क्या स्टैंड लेंगे, ये निर्भर करता है कि ईरान, भारत के लिए ईरान का क्या महत्व है। आप याद रखिए, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स ऐसी है, वैश्विक राजनीति ऐसी है, यानी पूरे गांव की पॉलिटिक्स क्या है। पहले भाई मान लीजिए हमारा किसी के साथ संबंध है, पहले मैं देखूंगा पूरे गांव की राजनीति कैसी है, फिर पड़ोस की राजनीति कैसी है, फिर मैं उसमें स्थापित करने का प्रयास करूंगा कि मेरा स्कोप कहाँ बन रहा है और हमारा स्कोप कहाँ बन रहा है। तो जरा देखें, अब भारत के लिए ईरान क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के लिए ईरान का क्या महत्व है, और वो बड़ा जगजाहिर है। अब ईरान का महत्व क्या है, तो आप याद रखिए, पहला भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिकल। अभी मैप में आपको दिखा देंगे भू राजनीतिक कैसा। अगर भारत को अफगानिस्तान जाना है, अब देखिए ईरान का अफगानिस्तान में अलग से ही पढ़ना है, ईरान का महत्व केवल द्विपक्षीय नहीं है, सऊदी अरेबिया के साथ है, इजराइल के साथ संबंध है, ऐसा थोड़ी कि इजराइल का प्रयोग करके हम और कहीं जाएंगे। ईरान का महत्व है, भू राजनीतिक रूप में ईरान का बहुत महत्व है, क्योंकि ईरान छोड़ा अपने, तो आप समझ लीजिए अफगानिस्तान आपके हाथ से गया। ये मैप है, और सीधी सी बात है, ईरान देखिए, ईरान पहुंचने का सीधा रास्ता है दिल्ली से। जरा सोचिए, अब ये सब हाईवे पाकिस्तान आए जाने जाने देता दोस्तों, तो हम लोग चलते टूर पे, और जैसे खैबर दर्रे से निकलते हो, माय गॉड व्हाट ए ब्यूटीफुल, खैबर दर्रे से निकलते हो काबुल चलते। मनमोहन सिंह का सपना भी था, मनमोहन सिंह बहुत सपना देखते दोस्तों, पूरा हो नहीं पाया, बड़े असासी थे, तो उनका विचार बड़ा सकारात्मक था, बहुत अच्छे व्यक्ति। तो मनमोहन सिंह सपना देख रहे, मनमोहन सिंह है अभी प्रधानमंत्री नहीं है, तो सपना उनका था कि एक ज़माना आएगा अमृतसर में मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, और पाकिस्तान में लाहौर में मैं लंच करूंगा, और काबुल में डिनर करूंगा। ऐसा संभव है? 600 किलोमीटर दूरी है, जरा सोचिए, आवागमन का पूरा टूरिज्म भर जाता। इस समय चलते अफगानिस्तान वगैरह में ड्राई फ्रूट्स खा के चले आते उधर से, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है हम जाने नहीं देंगे। तो अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है हम तुम दोनों दोस्तों को मिलने नहीं देंगे, बीच में हम हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें मुंबई से अपना टीम टमाड़ा लेके पहुंचना पड़ रहा है ईरान, चाबहार पोर्ट। ईरान के दो पोर्ट हैं, आगे बंदर अब्बास है, चाबहार। जरा देखिए ईरान की लोकेशन, ये जियो पॉलिटिक्स है, भू राजनीति क्या है, भूभाग का इतना महत्व है कि ईरान होके हम कहाँ जा रहे हैं, अफगानिस्तान। यानी ईरान होके अफगानिस्तान जा रहे हैं, ईरान का इतना महत्व है कि ईरान होके सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, बंदर अब्बास से।
और आपको याद होगा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ईरान से होके तो रसिया जा रहा है। रसिया जो हम घूम के पूरा जा रहे हैं, रसिया लिए हमारा 2 रूट है, एक तो अभी वेस्ट एशिया से इधर से है और अभी हम एक चेन्नई से बना रहे हैं व्लादिवोस्टोक के लिए। हम 2 रूट बना रहे हैं, लेकिन दोनों लंबे रूट हैं। सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या है? ईरान से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से रसिया। इसे ईरान का बहुत ज़्यादा महत्व है, इतना महत्व वेस्ट एशिया में और किसी का नहीं है। जरा लोकेशन ईरान का देखिए, एक तो हॉर्मुज संधि पे ये पूरा तेल का ट्रांसपोर्टेशन रास्ता, ईरान अगर यहाँ खड़ा हो जाए पूरा तेल की सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी। दूसरी बात है, ईरान एक ऐसा देश है, इधर से साउथ एशिया से मिल रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, इधर वेस्ट एशिया। ये इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ईरान कि शायद ही कोई ऐसा देश होगा। इसलिए आप देखेंगे ईरान का बड़ा इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो ये क्या ईरान का महत्व है? भू राजनीतिक। तो ईरान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें अफगानिस्तान जाना है। ईरान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया जाना है, मध्य एशिया जाना है। और मध्य एशिया ही नहीं, बल्कि हमें तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ बनाना है। यानी हमें तो ईरान से होकर रसिया तक जाना है। इसे कहा जाता है सेंट्रल एशिया गेटवे ईरान, अफगानिस्तान गेटवे ईरान, क्योंकि पाकिस्तान से हमें आने जाने का रास्ता तो मिल नहीं रहा है। अब जरा सोचिए, ये ईरान का महत्व है भू राजनीतिक। और दूसरी बात है भू आर्थिक, जियो इकोनॉमिक। जियो इकोनॉमिक महत्व क्या, भू आर्थिक महत्व क्या है? अब पहला हम चाबहार पत्तन बना रहे हैं, भाई वहां इतना बड़ा निवेश कर दिया है, चाबहार पत्तन बना रहे हैं और ये हमारा पहला विदेशी इन्वेस्टमेंट है। यानी अभी तो हमने थोड़ा सा अपना मन बनाया है, भाई अभी हम थोड़ा पोर्ट वोर्ट हम भी बनाएंगे, तो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। रोड बेल्ट प्रोजेक्ट का एक विकल्प है, वो फिर कंपेरिजन का चाइना का। चाइना पूरी दुनिया को जोड़ रहा है, तो कम से कम पड़ोसी देशों कनेक्टिविटी, और ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का नाम ही है कनेक्टिविटी। इसे हमारा चाबहार पत्तन हम बनाना चाहते हैं, ये भू आर्थिक है। कई लोग कहते हैं नोट्स कैसे बनाए, भाई ये तो नोट्स ही तो है पूरा। अब जितना पॉइंट्स आप लिख लो ये पूरा नोट्स ही है, इसके ज़्यादा लिखना ही नहीं है। तो चाबहार पत्तन इधर है। और दूसरा आर्थिक महत्व क्यों है? ईरान से तेल और गैस हमें चाहिए ही। भाई तेल गैस के बिना हमारी इकोनॉमी, और ईरान एक बड़ा देश है, भाई हमें व्यापार भी थोड़ा कर ली ईरान के साथ, क्योंकि पश्चिम एशिया के देश को चावल गेहूं से लेकर फ्रूट सब इंडिया से ही जाता है, और 5 करोड़ का देश है हमारे यहाँ भी। और हमने तो प्लान किया था कि चाबहार में भारत इन्वेस्टमेंट भी करेगा। तो ये भू आर्थिक महत्व है ईरान का। और ईरान का भू आर्थिक महत्व चाबहार के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं, चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। अब सवाल है ईरान का इसी भू सामरिक महत्व क्या है? तीसरा, जियो लिखने का अलग है, बस शब्दों से आप परिचित रहिए। जियो स्ट्रेटेजिक, यानी अगर हमने ईरान के साथ संबंधों, अब इस शब्द का प्रयोग जहाँ चाहे वहाँ कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि हमने अगर ईरान के साथ इस शब्द का प्रयोग किया तो आप इस शब्द को और भी जगह प्रयोग करके देखिए, अच्छा क्या हम, क्योंकि भू राजनीति का मतलब यह है कि कैसे भौगोलिक अवस्थिति, कैसे भूभाग का आकार, भौगोलिक अवस्थित भूभाग का आकार विदेश नीति को प्रभावित करता है, वो भू राजनीति है। वो चाहे बफर स्टेट है, चाहे वो लैंडलॉक स्टेट है, और कैसे उस देश की अर्थव्यवस्था विदेश नीति को प्रभावित करती है, भू अर्थ है। और फिर कैसे भूभाग जब सुरक्षा को प्रभावित कर दे तो भू सामरिक, भूभाग जब पूरी विदेश नीति या राज्य के व्यवहार को प्रभावित करे तो जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीतिक। ईरान का महत्व क्यों है? क्योंकि ये भू सामरिक का मतलब क्या है कि आप देखेंगे चाबहार के बगल में पाकिस्तान में चीन ग्वादर पत्तन का विकास लगभग कर चुका है, और ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमारे घर पूरा तेल और गैस यहाँ से निकल रहा है, तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये ईरान का बड़ा महत्व है। और कहीं ना कहीं कश्मीर में आतंकवाद रोकने के लिए आप याद रखिए, अगर हम पाकिस्तान पर नकेल लगाना चाहते हैं तो अगल बगल के सारे राज्यों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान पाकिस्तान अगर आतंकवाद कश्मीर में फैलाता है तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान के लिए उसका यूज़ कर लेगा, ईरान के साथ भी उसके संबंध हो सकते हैं। तो हमारा इंटेलिजेंस कैसे अच्छा रहेगा जब हम ईरान के साथ, अफगानिस्तान सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हों।
और आज की डेट में ईरान और भारत के बीच में इस हिसाब से देखा जाए तो संबंधों का विरोधाभास नहीं है। इसका मतलब है कि ईरान हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल है, इसको छोड़ नहीं सकते हम। भाई चाबहार पोर्ट कैसे हम ख़त्म कर दें? नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। और ईरान पाकिस्तान के बगल में उसकी आवाज़ जियोपॉलिटिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस आतंकवाद से लेके भाई ईरान क्या है? पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोसी है। तो फिर आतंकवाद के मामले में भी ईरान हमें कोऑपरेशन कर सकता है। और पाकिस्तान ग्वादर पत्तन का विकास कर रहा है, तो कल के लिए भारत और चीन से कोई वॉर हुआ तो ग्वादर पत्तन का यूज़ चीन कर लेगा। तो उसके पहले इसीलिए हमारा चाबहार पत्तन है। तो हिंद महासागर में भी दोनों के बीच में, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोऑपरेशन है। मामला कहाँ फंस रहा है? रीजनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स। और मामला रीजनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई सऊदी अरेबिया को हम बस मना लेते हैं, भाई देखो सऊदी अरेबिया इसराइल आपके साथ संबंध अलग है, उसके साथ संबंध अलग है। तो रीजनल पॉलिटिक्स को हमने बैलेंस कर रखा है, क्योंकि भाई इनको समझा देते हैं। और देखिए मामला बड़ा साफ है। सऊदी अरेबिया हमारा मित्र बन गया तो ऐसा थोड़े कुछ उसने पाकिस्तान के साथ संबंध एकदम ख़त्म कर दिए हैं। पाकिस्तान के साथ संबंध है, लेकिन हाँ थोड़ा सा नीचे आ गया पाकिस्तान। तो ऐसा तो इसलिए अगर सऊदी अरेबिया हमारे कारण सभी के साथ संबंध ख़त्म नहीं कर सकता, तो हम सऊदी अरेबिया के कारण ईरान से संबंध ख़त्म कर देंगे? ऐसा थोड़ी होगा। और इसराइल अगर हमें हथियार देता है, भाई पैसे भी तो लेता है। तो इसराइल एक छोटा देश है भाई, हम तेल गैस, ईरान का तेल गैस ना आना हमारे लिए न केवल तेलों की कीमतें प्रभावित करेगा भाई, बल्कि हमारे लिए विकल्प भी चाहिए। तेल की कीमतें बढ़ जाए तो हमारी सरकार बदल जाएगी। तो बताइए, ऊर्जा सुरक्षा का मामला सामान्य तो है नहीं। इसे सबसे कॉम्प्लिकेटेड मामला अंकल सैम को समझाना होता है। और अब देखिए मामला क्या हुआ कि जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये बात कही कि भाई ईरान परमाणु कार्यक्रम बना रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किन देशों के परमाणु संयंत्र का निरीक्षण करती है, तो पहला याद रखिए वे देश जिन्होंने एनपीटी पे साइन किया है, ईरान ने साइन किया है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए निरीक्षण क्यों करती है? क्योंकि निरीक्षण का मूल कारण है कि ये देश परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग कर सकें या हथियारों के लिए प्रयोग न करें। तो अब अच्छा, भारत ने तो एनपीटी पे साइन किया ही नहीं, इसलिए भारत के सैन्य अनुसंधान केंद्रों का आईएईए निरीक्षण कर नहीं सकती। लेकिन ऐसा आईएईए ने कहा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि, और कहा भी जाता 96 लेके 2003 के बीच भारत ईरान के गोल्डन संबंध थे। और ये भी याद दिला दें, इतने डायमेंशन पे भारत ईरान आपको देखना है तभी तो द्विपक्षीय रूप में पूछा जा सकता है। बाकी संबंधों में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती जो ईरान के साथ आ रही है। लेकिन अब सवाल है कि अब आईएईए ने जब कहा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा है तो भारत क्या करे? भारत ने भी आईएईए का समर्थन कर दिया। ईरान बड़ा नाराज हुआ। ईरान ने कहा भाई तुम भी ऐसा कर रहे हो। भारत ने कहा देखो तुमको परमाणु कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। ईरान ने कहा भाई तुमने खुद बना लिया, हमें उपदेश दे रहे हो। तो आलोचकों ने कहा कि देखिए भारत का, वैसे आलोचना में लिखनी नहीं है, लेकिन आलोचकों का भारत का अप्रोच ऐसा है कि जैसे एक यात्री है, ट्रेन में यात्रा करना चाहता है, उसके पास टिकट नहीं है, सॉरी टिकट तो है लेकिन बिना रिजर्व कैटेगरी का टिकट है। तो जो यात्री पहले से अंदर बैठे हुए हैं वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, जगह है नहीं। अब बाहर प्लेटफॉर्म पे तमाम वो मिन्नतें कर रहा है, भाई हमें अंदर जाने दो, हमें आ जाने दो। लेकिन उसको कोई, बाद में किसी व्यक्ति ने दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे वो ट्रेन की बोगी में गया और वो क्या कह रहा है, भाई दरवाज़ा बंद कर लो, बाहर से कोई अंदर ना आने पाए। तो लोगों का, भारत तो ऐसा कह रहा है, खुद तो परमाणु बम बना लिया और ईरान को उपदेश दे रहे हो कि आप मत बनाओ मत बनाओ। लेकिन सच माने देखिए, भारत ईरान की तुलना नहीं कर सकते। भारत बड़ा देश है, ईरान छोटा देश है। पहला, ईरान के कई बार परमाणु कार्यक्रम में अवैध रूप में सीरिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, नॉर्थ कोरिया शामिल होने की खबरें आती हैं। भारत साथ ऐसा कभी नहीं रहा। ईरान की फॉरेन पॉलिसी आक्रामक है। कहा जाता है कि कई बार ईरान से पूछा गया भाई ये बताओ परमाणु बम लेकर करोगे क्या? ईरान ने कहा कि बस इसराइल को उड़ा दूंगा। ऐसा अगर है तो स्वाभाविक रूप में फिर प्रॉब्लमेटिक है। इससे भारत और ईरान की तुलना हम नहीं कर सकते। भारतीय, लेकिन फिर भी भारत ने ईरान के खिलाफ स्टैंड ले लिया, यही मामला गड़बड़ हो गया। ईरान नाराज होना शुरू हुआ।
यहाँ पे भी उतना मामला गड़बड़ नहीं था, लेकिन फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध लगा दिया। और उसके बाद जब ईरान पे प्रतिबंध लग गया, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध ऐसे हैं जिसका भारत ईरान संबंधों पर फर्क पड़ा। बात को आप ऐसे समझिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्रतिबंध लगा रही है, फिर तो कहीं न कहीं ये प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र संघ लगा रहा है, तो हमें मानना ही पड़ेगा। और व्यवहारिक रूप में समझिए, अगर अमेरिका किसी भी प्रतिबंध लगा देता है, दुनिया के ज़्यादातर वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पे अमेरिका कंट्रोल है। अब जैसे मान लीजिए कि हम हमारा पड़ोसी कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, वो कह रहा है उस तुम दुकान से सामान मत लेना। हमने कहा ना भाई मैं लूँगा। लेकिन सवाल है, दुकान से सामान अगर मैं लेना चाहता हूँ तो मुझे एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा। उस एटीएम पे हमारे बगल वाले आदमी का नियंत्रण है। वैसे अमेरिका है। दुनिया के वित्तीय संस्थाओं पे अमेरिका का नियंत्रण है। दुनिया में व्यापार डॉलर से होता है। तो अमेरिका अगर बैंकिंग संस्थाओं पर नियंत्रण कर देगा, तो ईरान से तेल गैस मंगाएंगे भी, पेमेंट कहाँ करेंगे? मामला फंसेगा। अब ये मामला है कि भाई अमेरिका के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका के साथ संबंध ले जाना है, एक तरफ ईरान के साथ संबंध ले जाना है। तो कहा जाता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका के दबाव में आ गया, लेकिन भारत भी तो कैलकुलेशन करेगा, कॉस्ट बेनिफिट देखेगा कि अमेरिका के साथ जाने का फ़ायदा ज़्यादा है या ईरान के साथ जाने का फ़ायदा ज़्यादा है। तो अमेरिका का हम दबाव नहीं मानते, लेकिन फिर भी फ़ायदा तो देखते हैं। तो कहा जाता है कि भारत ने फिर कहीं न कहीं अमेरिका की बात को माना। इस समस्या में समाधान होता तब दिखा जब 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा थे और एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बना, जिसे ज्वाइंट एक्शन प्लान बना तो ज्वाइंट कोऑपरेशन एक्शन प्लान बना, तो उसे ज्वाइंट एक्शन प्लान संक्षेप में कहते हैं। उस ज्वाइंट एक्शन प्लान में ये बात मानी गई कि अब ऐसा है कि कोई ईरान के ऊपर आरोप ये था कि उसने कुछ परमाणु रिएक्टर को चोरी चला रहा था, और दूसरा परमाणु रिएक्टर में जो संवर्धन है वो इतना ज़्यादा कर रहा था कि बिजली बनाने के लिए उतने संवर्धन की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी ओबामा ने तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रूहानी से मिलकर एक समझौता किया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब ईरान परमाणु कार्यक्रमों को नहीं चलाएगा, और धीरे धीरे ईरान से प्रतिबंध हटने शुरू हो गए। अब फिर भारत को लगा कि अब तो संबंध आगे बढ़ेगा, और जैसे अमेरिका ईरान के बीच तनाव घटा, उसके बाद भारत ने चाबहार पत्तन को आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ने लगा चाबहार पत्तन। फिर ये हुआ कि अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मामला ठीक हो गया। लेकिन गड़बड़ी तभी ट्रंप आ गए, और ट्रंप ने फिर से ईरान पे सारे प्रतिबंध लगा दिए। ट्रंप ने कहा नहीं नहीं, ईरान प्रतिबंधों को नहीं मान रहा है, ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। तो जैसे ही ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया, अब ट्रंप ने कहा कि भारत ईरान से तेल आयात की मात्रा 0 कर दे। अब सवाल है कि अब तेल आयात की मात्रा 0 कर दे, तो ये तो ठीक है कि हम नए नए विकल्प तलाश सकते हैं। सऊदी अरेबिया है, इराक है, कुवैत है, हमें तेल देने वाले कई देश हैं। तो अगर हम तेल की, पहले तो भारत ने समय मांगा कि भाई देखो, हम तेल अचानक 0 नहीं कर सकते, हमें समय लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं, क्योंकि भारत को अमेरिका के साथ संबंधों का महत्व पता है, इसलिए ईरान, और चूँकि ईरान ईरान के झगड़े वेस्ट एशिया में भी हैं। अभी तो आप देखेंगे, हमने फिर कहा वेस्ट एशिया की डायनामिक्स बदल रही है। अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट में ईरान अलग थलग पड़ रहा है पूरे वेस्ट एशिया में। अब अमेरिका अमेरिका ने न केवल रसिया के साथ हथियार पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, बल्कि उसने कहा नहीं, ईरान से भी तेल न लिया जाए। अब मान लीजिए कि समय धीरे धीरे हम तेल के आयात को कम तो कर देते हैं, कम कर भी दिया है भारत ने। अब नेट जीरो नहीं किया है, फिर भी काफ़ी कम कर दिया है ईरान के साथ तेल। लेकिन सवाल है, चाबहार पत्तन को क्या करें? वो तो बाइंड अप नहीं कर सकते। तो ऐसा कहा गया, ट्रंप ने ये मान लिया कि भाई चाबहार पत्तन रहेगा, क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनानी है, अफगानिस्तान में स्थायित्व बनाए रखना है। भारत इतने विकास कार्यक्रम अफगानिस्तान में पहले से कर चुका है, और अचानक अगर भारत वहाँ से वापस आ जाएगा, तो वो पूरे क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में अत्यधिक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है। भारत की भूमिका अफगानिस्तान में फिलहाल बड़ी सकारात्मक है। तो ट्रंप को ये बात पता, ट्रंप को बताएगी कि नहीं भाई देखिए, ये तो ठीक है, तेल के आयात की बात को तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप ये कहो कि हम चाबहार पत्तन को बाइंड अप कर दें, वो नहीं करने वाले हैं। अंत में अगर आप देखेंगे कि अभी
अमेरिका में बिडेन राष्ट्रपति बनने वाले हैं, लगभग तय है उनका राष्ट्रपति बनना। तो 20 जनवरी के बाद मामला चेंज हो जाएगा। अभी हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, और आप याद रखिए ये संभावना है कि बिडेन शायद उसी मॉडल पे, चूंकि 2015 में ईरान के साथ समझौता किसने किया था? ओबामा ने। ओबामा डेमोक्रेट थे। ट्रंप ने थोड़ा वेस्ट एशिया में ज़्यादा हार्शर पॉलिसी अपनाई है वो, और ट्रंप के ही मामले में इसीलिए थोड़ा सा, अब ट्रंप ने कठोर नीति कैसे अपनाई इसे फिलिस्तीन के मामले में देखें। उन्होंने कह दिया कि इसराइल का दूतावास तेल अवीव से यरूशलेम होना चाहिए। उसे अनावश्यक द्विराष्ट्रवाद की समस्या में एक बाधा बिलावजह पैदा की ट्रंप ने। कई बार कहा जाता था ट्रंप ने कई नीतियां ऐसी अपनाई जिससे पश्चिम एशिया ज़रा अनस्टेबल हुआ, और अचानक ईरान पे फिर से प्रतिबंध लगा दिया, अलग थलग कर दिया। आपको याद दिला दें, पहली बार प्रतिबंध तो आईएन लगाया था, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। दूसरी बार प्रतिबंध अमेरिका ने एक तरफा लगा दिया। एक तरफा प्रतिबंध को औचित्यपूर्ण हम नहीं मान सकते, लेकिन चूंकि अमेरिका शक्तिशाली है तो भाई अब डॉन से कौन टकराए, समस्या तो यहाँ आती है। लेकिन भारत ने बीच बीच का रास्ता निकाल रखा है। इसलिए आप देखेंगे ईरान का, भारत के लिए ईरान का महत्व है, और भारत अमेरिका के नाम पर ईरान को नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि ईरान छोड़ने का मतलब है कि केवल द्विपक्षीय मामला नहीं है, सेंट्रल एशिया है, रसिया तक मामला जाएगा। और इसलिए भारत एक महाशक्ति है, और कहीं न कहीं इसीलिए अमेरिका के साथ ये तो कुछ मतभेद के बिंदु हैं जो हमारे साथ बने रहते हैं। भारत अमेरिका के बीच जो डिफरेंसेस होता है द्विपक्षीय मुद्दों पे तो कम है, इन्हीं मुद्दों पे है। लेकिन फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिडेन के आने के बाद ये चीज़ें बदलेंगी। इसका मतलब कहेंगे बिडेन के आने के बाद अमेरिका और ईरान के संबंध नॉर्मल हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। वो तो, क्योंकि ऐसा अगर अमेरिका ईरान के संबंध नॉर्मल कब होंगे? जब ईरान इसराइल के संबंध नॉर्मल हो जाए, ईरान सऊदी अरब के बीच संबंध नॉर्मल हो जाए। और ये इतना आसान मुद्दा तो नहीं दिखता। या ईरान अमेरिकी विरोध, ईरान विरोध, इसराइल विरोध, ये सब इस सऊदी अरबिया विरोध सब खत्म करना कर दे, फिर तो पश्चिम एशिया बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, शांति बन जाएगी, हथियारों की मारामारी रुक जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता दिख नहीं रहा है। फिर भी बिडेन इस चीज़ को स्टेबल बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा अनुमान है। ऐसा अनुमान है जिसकी कल्पना कई विचारकों ने की है। टेली सेस्ले ने भी की है, तानवी मदान जैसे लोग भी मानते हैं इस बात को कि थोड़ा स्टेबल होगा। इसी के साथ हमारा वेस्ट एशिया का अध्याय पूरा।